गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, दैट इज नीट सीरीज। तो इस बार हम सारे के सारे नीट के पेपर सॉल्व करेंगे। अभी तो 2020 से स्टार्ट करेंगे, वी विल गो अप टू 2025, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। सॉरी 2024 तक ही करेंगे, 25 अब तक हुआ नहीं है। अगर अपना टाइमली ये सीरीज खत्म हो जाती है तो मैं 2020 से पहले वाले पेपर भी सॉल्व कर लूंगा। ओके, हमारे ही कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि सर वीडियो शुड बी इन हिंदी में वीडियोस होने चाहिए, थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स करो। तो ये वीडियो प्योर इंग्लिश में नहीं रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में मिक्स रहेगा। ओके, एज यू कैन सी नीट 2020 phase 1. So starting with the first question, hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. This is the reaction. Equilibrium constant Kc is 2 into 10 to the power 13 at 800 Kelvin. The value of delta G naught, if anyone remember, क्या किसी को याद है what is the relationship between delta G naught and this Kc? So we know delta G naught is equal to minus RT ln Kc. So now you can see the options. Okay, value of Kc is 2 into 10 to the power 13 and it should be negative, means A is not my option, B is not my option, C can be my option but checking here not my option, so D is my option. So kids, नीट के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। आपको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत रेयर है कि आएगा, जस्ट डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में से देख सकते हो कि एक नेगेटिव जरूर होना चाहिए और एक केसी की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में जरूर मेंशन होनी चाहिए। तो मैंने इसको ले लिया ऑप्शन नंबर डी। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कंप्यूटर जी इसको लॉक कर दिया जाए। यस, वी गॉट दिस आंसर राइट। देखो आंसर सही मिल गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगते हैं। नीट में आपको टाइम सेविंग करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपके पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, गधा मेथड है, घोड़ा मेथड है। गधा मेथड ये है कि सबके सब मोल्स बना लो, क्योंकि गिवन मास सब में सेम है, सबके मोल्स बना लो, एटॉमिसिटी, एंड देन फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड इफ आई वांट टू चेक द नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स इज इक्वल टू n into Avogadro number into number of moles. That means my number of mole is inversely proportional to molecular mass. इसका मतलब है कि atomic mass is also inversely proportional to molecular mass, या फिर atomic mass, here we are provided with atomic mass, तो मैं इसको atomic mass ले लेता हूं। अब जिसका atomic mass ज्यादा उसके एटम्स कम, और जिसका atomic mass कम उसके एटम्स ज्यादा। 24 24 7 108 मींस ये मेरा आंसर है सी। थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर सही मिलेंगे। लेट अस चेक। यस, ये देखो, ये हमारा आंसर जो है वो एकदम सही आ गया। इन्होंने वो सीधा सीधा उसको किया हुआ है, गधा मेथड से किया हुआ है। घोड़ा मेथड अप्लाई करो, घोड़े बनना है नीट की रेस में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, एकदम सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेस में मौत हो सकती है। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये गलत है भाई, और हमें वही चाहिए, नॉट करेक्ट, ये गलत है। मतलब ये हमारा राइट आंसर है। इट इज प्रोड्यूस्ड टू इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी। ओके, अब आपको पता होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बैक बॉन्डिंग फॉर्म करती है। बैक बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानी जाती है। दैट मीन्स बी इज अवर राइट आंसर। यस, कंप्यूटर जी ने बताया कि बी ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस साइंस। क्रोमियम, क्रोमियम एक्सेप्शन है, क्रोमियम कॉपर दोनों एक्सेप्शन होते हैं। तो क्रोमियम होता है 24, दैट इज 4s1 3d5। अब Cr2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यहां से गया, तो 4 बचा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अप्रोक्सीमेटली 4.75 मींस जो भी आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें 75 ऐड कर दो, तो नियरेस्ट वैल्यू इज ए। सो डेफिनेटली ए इज अवर राइट आंसर। चेक कर लेते हैं। सो ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट मिक्सचर दोनों का आपको ले आया है सही आंसर की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। मैंने आपको अमाइनो एसिड दिए थे, बताया था कि कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा याद रखना है और आपको जो आंसर है वो सही मिल जाएगा, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे टिक कर दिया। तो इट इज टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। बायो वालों के लिए तो वैसे भी आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, तो 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। पेपर क्रोमेटोग्राफी,
पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है बच्चों, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एग्जांपल होती है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको क्रोमेटोग्राफी करके जाना है, सही आंसर आपको मिल जाएगा। सो इसमें वी नीड नॉट टू थिंक एक्स्ट्रा, जस्ट रिमेंबर इट, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। Moving to the next question. For the reaction 2Cl gives Cl2, the correct option is, okay, let us check, delta H, delta H, delta H, delta H, delta S. Okay. Now, if you see, we have to find the relationship between delta H and delta S. Now, 2Cl is giving Cl2, means atoms are converted to molecules. When atoms are converted to molecules, there is formation of bond. अगर मैं गलत नहीं हूं तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो डेल्टा एच क्या होता है तुम्हारा? नेगेटिव, और डेल्टा एस भी क्या होता है? नेगेटिव। दैट मींस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0। ऑप्शन नंबर सी। बस आपको सोचना ये है कि चल क्या रहा है रिएक्शन में। आप रिएक्शन को देखो, अप्लाई करो। सो मैं जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आई गेस, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अभी देखते हैं आंसर क्या आता है। हाँ, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा आपको सोचना है कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए व्हिच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। बी व्हेन पास थ्रू कॉपर 2 प्लस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगर मैं इसके रिएक्शन में जाऊं तो ये आएगा NH2CO NH2, इसको हम बोलते हैं यूरिया। इसको जब पानी में मिक्स करते हैं तो हमें यहां से मिलता है NH4 अमोनियम कार्बोनेट CO3। इसको अगर आप हीट करो तो हमें मिलेगा यहाँ पे, एक तो मिलेगा अमोनिया, एक मिलेगा पानी, एक मिलेगा CO2। अब इसमें से जो कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो बनाएगा अमोनिया। ओके, सो डीप ब्लू कलर वैसे भी अमोनिया के कंपाउंड्स देते हैं, आपको याद होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो लेट अस पिक द ऑप्शन नंबर ए एज आवर राइट आंसर। आई गेस यस, वी गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई गेस 9। ओके, on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrodes the product obtained at anode will be। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का तो एनोड के ऊपर मुझे मिलती है ऑक्सीजन गैस। ओके, इसका कैथोड रिएक्शन क्या होता है? कैथोड के ऊपर होता है 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2। एंड एनोड के ऊपर क्या होता है? एनोड के ऊपर जो है 2H2O, ये हमें देते हैं O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये मेमोरी बेस्ड भी बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस मिल रही है। आप कैसे भी देखो, मेमोरी बेस्ड बोल सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो मैं तो इसको दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको। मैं जाऊंगा ऑक्सीजन के साथ। हाँ बिल्कुल, वी गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। An increase in the concentration of reactants of a reaction leads to change in। अगर मैं concentration of reactant बढ़ा दूं तो क्या बढ़ेगा? क्या उसकी हीट बढ़ेगी? नहीं। क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो फिक्स होती है। क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी? यस, ये बढ़ जाएगी। मतलब डी हमारा आंसर नहीं है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो अगर आप रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा ले रहे हो, डेफिनेटली उनकी जो आपस में रिएक्शन कोलिजन है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, आई गेस। यस, वी गॉट दिस आंसर, राइट आंसर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction? If you remember, Wurtz reaction gives you even number of hydrocarbon product. So 2,3-dimethyl-butane is even, heptane is odd. Okay, butane is even. Okay, B is my answer. So कितना टाइम लगा आप खुद से सोचो। आपको बस सोचना है कि Wurtz reaction even number, Fittig reaction, right? आपको वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन के बारे, फिटिग में भी सोचने की जरूरत नहीं है। वुड्स रिएक्शन सोचो, वुड्स रिएक्शन के दिमाग में आना चाहिए इवन नंबर। बी आपका ऑप्शन जो है वो है ऑड नंबर। तो हमने ऑड नंबर को कर दिया है एलिमिनेट, मींस बी इज माय राइट आंसर। यस, बी हमारा सही आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट
transition metals and their compounds are known for the catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxygen states to form complexes. ये statement एकदम true है. True होने का मतलब हमारा आंसर नहीं है, हमें चाहिए incorrect. Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice. ये भी true statement है, मतलब हमारा आंसर नहीं है. Oxygen state of chromium in CrO4 2 negative कितनी आएगी? 4 2 8 minus 2 plus 6 and 7 2 14 14 minus 2 6 plus 6 are not same. लेकिन यहाँ पे तो ये सेम आ रही है, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सी हमारा क्या है? राइट आंसर है. थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स को टिक करो, आपको स्कोर मिलेगा ही मिलेगा. हाँ देखो, हमें आंसर ये भी सही मिला. तो 12 क्वेश्चन हमने 10 मिनट में सॉल्व कर दिया भाई. नीट बहुत आसान होता है. Moving to the next question. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of the which of the following? Plus R effect. Okay. अब बच्चों इसमें R effect नहीं लगेगा ना, प्लस R माइनस R तो लगेगा ही नहीं. या तो इंडक्टिव लगेगा या हाइपर कॉन्जुगेशन. इंडक्टिव में भी ये प्लस I देता है, मतलब सीधा सीधा सी मेरा ऑप्शन है. बिकॉज B और D तो पहले ही निकल गए. वाई? एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, एल्काइल ग्रुप हम कभी भी नेगेटिव नहीं देते, ना माइनस आई देते हैं ना माइनस आर देते हैं. तो बचा आपके पास प्लस आर और हाइपर कॉन्जुगेशन में से एक ऑप्शन. प्लस आर हो नहीं सकता क्योंकि प्लस आर के लिए आपके पास चाहिए कॉन्जुगेशन. लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन के ऊपर. अब क्योंकि कार्बोकैटायन है और टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. मतलब हमें जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी के साथ. सी है हाइपर कॉन्जुगेशन. चेक कर लेते हैं आंसर, अभी बता देगा. हाँ देखो, ये हमारा आंसर भी सही हो गया है. इट इज अ करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination complexes? इससे आसान क्वेश्चन आपको आ ही नहीं सकता. एनसीईआरटी में जाओ, इसको लर्न करो, मेमोरी बेस्ड. आपको मिला सही आंसर. तो भाई अगर आप ये भी लर्न नहीं कर सकते हो नीट के लिए, तो फिर मेरे हिसाब से तो आपको नीट में बैठने का हक ही नहीं है. आपको करना ही पड़ेगा ये सब कुछ, है ना. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट? जीरो डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3 प्लेनर है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड. क्या यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो होता है? मतलब ये मेरा आंसर नहीं है. नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, NF3, क्या यहाँ पे मेरा डाइपोल मोमेंट जीरो होता है? ये भी मेरा आंसर नहीं है. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3, बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड, BeF2, CO2 एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. लो भाई, ये मुझे आंसर मिल गया मेरा सी. डी मुझे चेक ही नहीं करना. याद है, ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, ऑल सब्सिडियरी एटम सेम. तो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है? जीरो. तो आपको वही तो ढूंढना था. ठीक है, तो आपको सारे के सारे चेक करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन देखो जब तक आपका राइट ऑप्शन नहीं आता. जहां पे भी एक आध ऑप्शन में आपको मिल गया कि यहां डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, छोड़ दो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. हाँ देखा, वी हैव गॉट दिस आंसर, राइट आंसर. सो एक्सप्लेनेशंस आर गिवन. वही बात है जो मैंने आपको बता दी है. मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, मेमोरी बेस्ड है. अब इसमें से अगर आप देखोगे तो B2H6 जो है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. H2O2 नॉन प्लेनर है, मतलब C2, और ये सिंथेसिस गैस है CO प्लस H2, मतलब ये टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है. तो बस हो गया काम. ए क्या है? A3B2. A3B2, लेट अस सी. A3B2, A3B2, A3B2 जो है वो आप, अच्छा A3B2 है कि B1 है? B1, सॉरी, A3B1. A3B1 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में. हाँ सही आंसर. वो गलत बोल दिया था गलती से. A3B2 नहीं आएगा क्योंकि B2 जो है वो आपका C का आएगा. C का 2 आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. तो ये भी आंसर हमें मिला सही. 16 क्वेश्चन हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या लिखें क्या ना लिखें.
आपको देखना है पहले प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए 71, मतलब ये ऑप्शन हमारा निकल गया, ये ऑप्शन निकल गया, बी और डी में से हमें कैलकुलेट करना है। देन आएगा न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं, तो यहां पे इन्होंने 71 दे रखा है, यहाँ पे 104 दे रखा है। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो या फिर आप ट्रिक लगा सकते हो, मैंने ट्रिक लगा ली, तो डी मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल। मैं विदाउट कैलकुलेशन बोल सकता हूं अब 71 इज नॉट इक्वल टू 104, दैट मीन्स डी इज माई ऑप्शन। तो आप ट्रिक लगाओ भाई, सीधा सीधा ट्रिक लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं जाता हूं ऑप्शन नंबर डी के साथ, देख लेते हैं आंसर हमारी ट्रिक कितनी सही है कितनी गलत है। देखा, वी हैव गॉट दिस आंसर राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे, ट्रिक लगाओ तो 5 से 7 सेकंड मिल जाएंगे। एक एक सेकंड कीमती है इन नीट पेपर। So moving to the next question, the number of farad is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride is, okay, we know Ca2 plus 2 electron gives Ca solid. Now its atomic mass I can say 2 into Faraday gives us 40 gram. तो I need 20 ग्राम, तो या तो स्टोकियोमेट्री लगा लो या फिर इसको कर दो 1 फैराडे। 1 फैराडे कितना देगा, हाफ मोल देगा, बात खत्म। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया है ऑप्शन नंबर डी। तो ज्यादा आपको सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, यहां चेक कर लेते हैं आंसर को। देखा, सीधा सीधा आपका जो आंसर है वो लग गया है, आंसर आ गया है, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट दोनों। Now elimination of 2-bromopentane, 2-bromopentane that means 1 2 3 4 5 2-bromopentane to form pent 2 in elimination हो रही है। देखो जैसे मैंने बोल दिया ना कि मैंने बिना देखे बोल दिया कि 2-bromopentane से बना पेंट 2 इन, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रही है। बीटा एलिमिनेशन ट्रू है, पता क्या करना है, ओके ट्रू स्टेटमेंट बतानी होगी, ये सही है। इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, मतलब डी मेरा आंसर नहीं है। That means अब अगर आपको ZSEV और SETZF के बारे में पता भी नहीं है तो भी आपका A और C तो ट्रू है, डिहाइड्रोलाइजेशन और बीटा एलिमिनेशन। A है, C है, D हमारा रॉन्ग है, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे BCD है, ये तो वैसे ही हमारा आंसर नहीं है। A B D ये हमारा आंसर नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि A और C कंपल्सरी होने चाहिए। तो A और C आपके सिर्फ यहां पे है, मतलब B आपका बाय डिफॉल्ट ट्रू हो गया। समझाया जनता, फिर से बोल रहा हूं, आपका ए और सी बाय डिफॉल्ट ट्रू होना चाहिए। तो आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे ए और सी ट्रू हैं, ठीक है, और साथ में डी रॉन्ग है। ए और सी होने चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, मतलब ए बी सी। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, देख लेते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों, ट्रिक एंड क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट का मिक्सचर आपको देता है सही आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस। CO2 is used as, okay, identify the correct statement, पहले पढ़ लिया करो इसको अच्छे से, करेक्ट चाहिए। CO2 is used as refrigerant for ice cream and frozen fruit, कभी नहीं। अमोनिया या फिर नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ए गलत है, दैट मीन्स मेरा डी खत्म हो गया, मेरा ए भी खत्म हो गया। CO is colorless and odorless gas, that means मेरा D सही है। C चेक कर लेते हैं। ZSM5 मान लो, वैसे तो ये मेमोरी बेस्ड है जो B है, बट मान लो आपको याद नहीं है। ZSM is 5 is a टाइप ऑफ जियोलाइट एंड इज, अच्छा C क्यों चेक कर रहे हैं हम, जब मेरा A गलत है B सही है। अच्छा बी को मुझे पता ही नहीं है, ओके, ए के साथ सी आया, ए के साथ सी आया, दैट मीन्स सी मेरे ऑप्शन में नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं डी चेक करता हूं। CO इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, डी इज ट्रू, डी इज ट्रू, सो दैट मीन्स सी और डी मेरे ट्रू है, बी मेरा रॉन्ग है। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लेते हैं। Yes, we have got this answer, right answer, okay? तो ये आ गया, A गलत हो गया, B गलत हो गया, C आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आई गेस। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, भाई मैं बोलूंगा कि ये था आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अननिल अनियम इज मेंडलीवियम, ओके, E का 1, B का 2, C का 3, D का 4। अननिल ट्रियम लॉरेंशियम ट्रू है,
अनिल हेक्सियम सीबोर्जियम ट्रू है। ये डर्मस्टेडियम नहीं होता, इसका नाम, इसका जो सिंबल है अनिल अनियम होता है 111। ये होता है आपका रोएंटियम, सिंबल होता है आरजी। मींस मेरा डी जो है वो करेक्ट मैच नहीं है, तो डी सॉरी नहीं ये नहीं, सी आएगा मेरा आंसर, सी इज माय राइट आंसर। तो भाई मेमोरी बेस्ड है, आपको याद करना पड़ेगा, तभी जो है आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो डी का आपका आएगा 4। हाँ देखा, आंसर सही आ गया हमारा। ट्रिक और थोड़ी सी मेमोरी हम यूज करेंगे तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है freezing point diffraction constant of benzene is 5.12. Freezing point depression for the solution of molality 0.078 containing mole. Okay, delta TF is equal to KF into M. KF है 5.12 और ये है 0.078। 7.78 को मैं approximately 8 मान सकता हूं। 8 5 जा 40। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। देखो कितना टाइम लगता है, आपको मल्टीप्लाई भी करना हुआ तो आपका 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखा, राइट आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली एंड फास्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH4। ओके, ओके। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि यहां पे ये -4 है, यहां पे ये +4 है, क्योंकि कार्बन का पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहे हो तो मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। आंसर नंबर बी है ना। ये चीजें कॉमन चीजें होती हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट आपकी मेमोरी में फिट हो जाती हैं कि कहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, कितना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस वन, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, 1 मिनट लग सकता है। तो आप 1 मिनट कहां से निकालोगे? बाय सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस इन लेस देन 10 सेकंड्स, जो आपको पता होने चाहिए। नाउ K is equal to 2.303 upon T log of A0 upon A0 minus X. तो रेट कांस्टेंट इज गिवन 4.606 into 10 to the power minus 3 is equal to 2.303 upon T. टाइम ही निकालना है ना। हाँ, log of what is A0 2 ग्राम। अब जो 2 ग्राम है वो रिड्यूस होकर रह गया 0.2 ग्राम। दैट मीन्स T is equal to 2.303 upon 4.606 into 10 to the power 3 log of 10। log 10 हो गया 1, इसको मैं कट करूं तो क्या गया 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 5। तो आपको आंसर मिल गया बी। तो ये ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप आइए जरा देखिए इसको आंसर, लेट अस चेक द आंसर। सो यस, इट इज द करेक्ट आंसर, वी हैव गॉट दिस आंसर राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे आपको थोड़ा सा, ये ऐसे क्वेश्चन में टाइम आपको लगेगा 1 आध मिनट रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। मेरी बात का ध्यान रखना बच्चों, आपको हर साल नीट में 4 से 5 4 to 5 न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। बाकी सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं और जो फटाफट बनते हैं। सबसे इजीएस्ट पोर्शन इन नीट इज केमिस्ट्री। सो द मिक्सचर व्हिच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि बेंजीन टोलुइन नेगेटिव दिखाएगा बिकॉज सेम फैमिली वाले नेगेटिव देते हैं। एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव दिखाएगा। क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन सेम फैमिली नेगेटिव दिखाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब डी ही मेरा आंसर है, आप सोचना ही नहीं है उसमें। अगर किसी को प्रॉब्लम हो इन दोनों में तो जो एसीटोन है ना वो इथेनॉल की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। ब्रेक्स, याद रख लेना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन? एसीटोन। एसीटोन 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 ब्रेक्स द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो उसका डेविएशन है वो पॉजिटिव तरह जाएगा। तो लेट अस गो विद ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल प्लस एसीटोन। लेट अस चेक, यस डी। या फिर आप इसको मेमोरी बेस्ड उसमें भी कर सकते हैं बिकॉज ये जो एग्जांपल है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाई गई है। नेक्स्ट, which of the following oxo acid of sulfur has oxygen-oxygen linkage? What is the name of this linkage? This is called peroxide, peroxo linkage.
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मेरा आंसर नहीं है। H2S2O8 पर ऑक्सो मेंशन है, हो सकता है। H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरियस नहीं है, मतलब बी है भाई, नाम में ही मेंशन है। जस्ट चेक द नेम, पर ऑक्सो, पर ऑक्सो। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पर ऑक्साइड लिंकेज, तो लेट अस गो विद ऑप्शन नंबर बी। तो जो अगर आपको बेसिक्स आते हैं ना एनसीईआरटी लेवल के, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। हाँ देखा, सही आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और 7 समथिंग, आई डोंट नो। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पता ही है कि सुक्रोज डिसोसिएट होकर आपको क्या देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिक्सचर, दोनों होते हैं बीटा डी। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन टू लाइन है, और वैसे भी बायोमोलिक्यूल आपको बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो वहां पे ये चीज मेंशन है। 10-15 सेकंड से ज्यादा टाइम इसको नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को। सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि कॉमन आयन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नीट के लिए आप जरूर करके जाओ, यहां से हर साल क्वेश्चन आता है। तो NiOH ट्वाइस आपको क्या देगा, Ni + 2 2OH माइनस, तो ये बन गया आपका KSP इज इक्वल टू 1^1 2^2 S^1 एंड S^2। व्हाई? बिकॉज मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है इसकी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिखा हुआ है। अब मेरे पास है 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मुझे देगा 0.1 मोलर सोडियम आयन, 0.1 मोलर हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन की टोटल कंसंट्रेशन हो गई S + 2S, यहाँ पे 2S आएगा, 2S + 0.1। नाउ solubility product is very small, so that means this can be neglected. तो KSP become equal to nickel has become S into 0.1^2। that means इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूं, इसकी मैं वैल्यू ही पुट कर लेता हूं यहाँ पे, 2 × 10⁻⁻15 is equal to this one. So S is equal to 2 × 10⁻15 into 10⁻². 15 - 2 is -13. So that means D is my answer. So बच्चों ये जो solubility product है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। So I will go with option number B. So let us check this answer. Yes, we have got this answer right. Okay, so this is how you can solve your NEET paper in speed. Next, the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition. Adiabatic condition का मतलब क्या हो गया कि Q0, अगर हीट 0 है तो इंटरनल एनर्जी 0, इंटरनल एनर्जी 0 है, दैट मींस टेंपरेचर इज नॉट चेंजिंग। वैसे भी ये क्वेश्चन अब आपको मेमोरी बेस्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। 2 बार नीट में पूछा जा चुका है, एक बार JEE एडवांस में आया था विद डायग्राम, आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, सीधा हो जाता है। सो दैट्स हाउ वी गेट दिस आंसर राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आई गेस। Which of the following amine will give कार्बाइलमाइन टेस्ट? आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बाइलमाइन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी अमाइन एंड एनिलीन। क्या ये प्राइमरी अमाइन है? नहीं है, मतलब मेरा ये आंसर नहीं है। मूविंग टू द ऑप्शन नंबर 2, ये भी नहीं है। 3 ये भी सेकेंडरी है, मतलब डेफिनेटली डी ही मेरा आंसर है। चेक कर लेते हैं हम अभी। तो कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक आपको पता होना चाहिए, आंसर सही मिला। यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर बेसिक्स आपको पता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। व्हाट इज 31? ओके, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। आई हैव गॉट CHO। आपको बहुत बार बोला गया है कि अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाएं so it will become C double bond O and H. Why? Because I have got 2 water. It is the nucleophilic substitution. That means from here X must be something like CH2Cl, which then converted to upon hydrolysis, which is converted to Cl2. Sorry, my mistake. Cl2. So it will be CH
OH and OH, which will be converted to the aldehyde. So it should be CHCl2. Let us check the options if it is there. CH2Cl not my answer. Yes, B is my answer. Let us check. I need not to see all the four options. B. Yes, B is my right answer. So this is how we can solve this question, right? This is again the basic test, basic concept from where we have solved this question. Moving to the next question. Reaction between benzaldehyde and acidophenone in the presence of dilute sodium hydroxide. Aldehyde और कीटोन in the presence of dilute sodium hydroxide. Definitely या तो ये एल्डोल है या क्रॉस एल्डोल है या कैनिजारो है. अब बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है, एसिडोफेनॉन में होता है. दैट मींस ये कैनिजारो तो नहीं है, तो ये या तो एल्डोल होगा या फिर क्रॉस एल्डोल होगा. अब एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं, मतलब ये डी भी नहीं है, मतलब क्या है, सी है. तो भाई आपको ऐसे सोचना है, मैं आपको जैसे बता रहा हूं. तो ये है आंसर क्रॉस एल्डोल. तो 32 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड सो फार इन 30 मिनट्स, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसलिए. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट मींस एमओटी. एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. हर साल एक क्वेश्चन एमओटी से आता है. अब आपको पता होना चाहिए कि किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, दैट इज हीलियम. डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड और व्हाटएवर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब भी आपको पता है कि जो हीलियम है वो मोनोटॉमिक होता है, बिकॉज हीलियम इज अ नोबल गैस. तो डायरेक्टली टिक करो ना भाई. Why you are not taking it directly? Just select D and check the answer. We got this answer right. Okay. So next question. An alkene on ozonolysis gives a methanol. यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लूंगा क्योंकि बच्चे कॉमन गलती करते हैं. मीथेनल को बच्चे सोच लेते हैं कि इट इज CH3CHO. मीथेनल नहीं है, मीथेनल होता है HCHO. दिस इज कॉल्ड एसिड एल्डिहाइड और इसको रसायन शास्त्र में लिखा हुआ है इथेनल. दैट मींस यू नीड टू फाइंड फॉर्मेल्डिहाइड. ये गलती करते हैं बच्चे. फॉर्मेल्डिहाइड ओजोनोलिसिस मतलब डबल बॉन्ड होनी चाहिए. अब ऑप्शन ए में तो आपकी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ए मेरा आंसर नहीं है. बी में बी मिल गया मुझे, क्योंकि ये लास्ट वाले पोर्शन की ओजोनोलिसिस करूंगा तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा. याद करो वो दिन ओजोनोलिसिस के. अगर आपका डबल बॉन्ड इंटरनल है तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा. अगर एक्सटर्नल है, टर्मिनल है, तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा या फॉर्मिक एसिड मिलेगा. आंसर चेक कर लेते हैं. तो मेरा आंसर नंबर बी जो है वो राइट आंसर है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर जो भी है. एनिजोल ऑन क्लीवेज विद CH3 ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स. ओके, एनिसोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मेरे कुछ एक बच्चे हैं जो कि दांत दिखा देते हैं इस टाइम पे, आई डोंट नो एनिसोल. तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एनिसोल. माइनस प्लस प्लस माइनस. नाउ ये बॉन्ड या तो यहां से टूटेगी या यहां से टूटेगी. यहां से टूटी हुई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है बिकॉज मुझे यहां पे फिनॉक्साइड आयन मिल रहा है. तो अगर ये टूटेगी तो मतलब ऐसा जाएगा. ये एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स दिस थिंग, मतलब फिनोल मिलेगा मुझे. कंपाउंड ए फिनोल, कंपाउंड बी CH3I मिथाइल आयोडाइड. फिनोल मिथाइल आयोडाइड नहीं, ये नहीं है. सी भी नहीं है, मतलब बी ही मेरा आंसर है. देखो फिनोल मिला और मिथाइल आयोडाइड मिल गया, देखा सही आंसर है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, बट कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. CO, BaO, Al2O, Cl2O3. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि Al2O3 एम्फोटेरिक होता है. तो C का 4 चेक कर लो अगर कहीं पे है तो. एक तो A में है, C का 4 A में है, C का 4 A में ही है. बस हो गया, खत्म खत्म. आंसर आ गया, सही आंसर आया. तो सिर्फ एक ऑप्शन ने मुझे सही आंसर दे दिया है. आप इस हिसाब से सोच के चलोगे तो आपको सारे आंसर सही मिलेंगे. Moving to the next question. Reaction between acetone and methyl magnesium chloride. Acetone, acetone क्या होता है? CH3 C double bond O CH3 plus CH3 MgCl followed by H3O positive. Now ये कॉन्सेप्ट है कि एसीटोन को टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हाइड्रोलिसिस. तो मतलब डेफिनेटली ये कुछ ऐसा बनेगा CH3 COH
CH3 एंड CH3। अब इसका नाम बताओ बच्चों क्या होता है? इसका नाम होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नाम भी आपको पता होने चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोल। तो मैं जाऊंगा आंसर नंबर बी के साथ। देखो ये आंसर भी राइट है गया हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, assume the light wavelength of 600 nanometers coming from a star, the limit of resolution of telescope whose objective has a diameter। तो ये थोड़ा सा फिजिक्स मिक्स हो गया, इसमें हो गया थोड़ा सा फिजिक्स मिक्स। सो इट इज लिमिट क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू 1.22 into lambda by d। so it is 1.22 into lambda is 600 upon 2। so अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3.66 lambda by d into 2, सॉरी ये आ जाएगा। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे इसको, ये फिजिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये फिजिक्स कैसे मिक्स हो गई? शॉर्ट डाइपोल मोमेंट एज दिस वन इलेक्ट्रो, हाँ ये फिजिक्स है। मतलब इसमें 37 क्वेश्चंस ही गिवन है, इसके बाकी नहीं गिवन है। तो चलो जो भी क्वेश्चन गिवन है तो आपने देखा होगा कि हमने कैसे इनको सॉल्व किया, ट्रिक्स यूज किए, कॉन्सेप्ट यूज किए, दोनों का मिक्सचर हमने यहाँ पे यूज किया। तो बच्चों आपको यही सब कुछ करना है। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व नीट पेपर विद इन 40 to 50 मिनट्स। 40 से 50 मिनट में सॉल्व हो जाता है। तो एक गलती आप और करते हो कि आप लोग ना पहले ऑप्शन देखते हो। ऑप्शन नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ के उसकी स्टेटमेंट को सॉल्व करो, देन आपको ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। जेडब्ल्यू का कॉन्सेप्ट अलग होता है, जेडब्ल्यू में आपको एलिमिनेशन खेलना होता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज द 2020 पेपर। नेक्स्ट वीडियो में 2021 का नीट पेपर सॉल्व करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी रहेगा आपको बताता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच किड्स। सी यू इन द अनदर वीडियो। थैंक यू।